आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स, जिसका नाम मैट्रिक्स है, और क्लास 12 जिसमें आप बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। आप यहाँ पर मैंने बताया मैट्रिक्स और मैट्रिसेस क्या चीज़ें होती हैं। तो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस दोनों एक ही हैं, ये आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। तो आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर उसके बारे में आगे डिफाइन करता हूँ। तो पहला आ गया क्वेश्चन आपका, व्हाट इज मैट्रिक्स। आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट और फंक्शन। दोनों चीज़ का अरेंजमेंट है ये, एलिमेंट का और फंक्शन का। वो आगे बताऊंगा मैं क्या होता है एलिमेंट और क्या होता है फंक्शन। ठीक है, उसके बाद विच कंसिस्ट, ये विच इसके लिए है, मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, विच कंसिस्ट रो क्या होती हैं आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड रो के, और क्या आता है आपका, रो आती हैं एक, ठीक है, और कॉलम क्या होती है, कॉलम होती हैं आपकी वर्टिकल लाइन। यहाँ तक समझ में आया आपको। ठीक है, अब बात करते हैं मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट है, किस चीज़ की अरेंजमेंट है, एलिमेंट की और फंक्शन की। तो मैं आपको एलिमेंट देता हूँ, मैंने दे दिए ABCD 1 2 3 4। इसको अरेंज करके दिखाओ आप। तो आप इसको अरेंज कैसे करोगे, आप इसको ऐसे अरेंज करोगे ना, 1 2 3 4। ये एलिमेंट वाइज बता रहा हूँ मैं आपको, पहले मैं आपको बता रहा हूँ एलिमेंट वाइज, बाद में फंक्शन वाइज। 1 2 3 4, फिर आपका ABCD। अब सारे एलिमेंट को अरेंज करके ऐसे लिख सकते हो, यही लिखा पड़ा ना, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और फंक्शन। तो आपने इन सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिया। आपने बोला सर नहीं, मेरे को तो और किसी तरीके से अरेंज करने हैं। आपने बोला मेरे को किसी और तरीके से अरेंज करने, ऐसे ही 1 2 3 4 ABCD। आपने फंक्शन को ऐसे अरेंज कर दिया, पहले ऐसे अरेंज किए थे, अब आपने ऐसे अरेंज कर दिया। फिर एक बच्चे ने बोला नहीं सर, मेरे को ऐसे अरेंज करने हैं, 1 2 3 4 ABCD, ऐसे भी अरेंज कर सकते हो। फिर एक ने बोल दिया नहीं सर, मेरे को तो कुछ और तरीके से अरेंज करने हैं, ABCD 1 2 3 4। तो आप क्या कर सकते हो, अरेंजमेंट एलिमेंट की कैसे भी अरेंज कर सकते हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट और फंक्शन विच कंसिस्ट रो। अब मैं फंक्शन के बारे में बाद में बताता हूँ, पहले रो के बारे में बताता हूँ। विच कंसिस्ट मतलब ये मैट्रिक्स, इस पूरे को मैट्रिक्स बोलते हैं। ये होता है आपका एरे, और ये इसकी अरेंजमेंट होगी, इस ब्रैकेट के अंदर अरेंजमेंट होगी। तो यहाँ क्या है, 1 2, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो ज़मीन के साथ होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो ज़मीन के साथ लगती हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको क्या बोलेंगे, रो। 1 रो 2 रो। यहाँ कॉलम भी कितनी है, 1 2 3 4। ये लिखा पड़ा आपका कॉलम, जो आपकी क्या होती है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, यहाँ पर ये 1 कॉलम 2 कॉलम, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम और 1 रो। यहाँ की रो कितनी है, 1 2 3 4 5। ऐसे समझ में आ गया आपको। अब मैंने क्या आपको अरेंजमेंट बता दी एलिमेंट वाइज। अब मैं आपको अरेंजमेंट बताता हूँ कॉलम वाइज। कॉलम वाइज कैसे अरेंजमेंट करते हैं, देखो, वो फंक्शन वाइज कैसे करते हैं, देखो इसको मिटाया मैंने। अब मैं बता रहा हूँ आपको फंक्शन वाइज। फंक्शन वाइज में क्या करोगे आप, मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया, ये मैंने फंक्शन दिया आपको, ये फंक्शन दे दिया x + y = 4, 2 ले लो, चलो 3x + 4y = 5। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं अरेंज करूँगा। मैंने एलिमेंट वाइज आपको अरेंज बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शन वाइज अरेंजमेंट। तो मैंने क्या लिया, पहले जो वेरिएबल है बन गई मैट्रिक्स। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है, वेरिएबल वाली। ठीक है, दूसरी आपके जो कोफिशिएंट है एक्स वाई कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाएंगे हम। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 3, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 4। बन गई। अब जो बचे हुए एलिमेंट, इसको भी अलग मैट्रिक्स में डाल दो। यहाँ डाल देते हैं हम इसको 4 5। समझ में आ गया आपको। डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट, दोबारा बताता हूँ मैं, व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट और फंक्शन।
ठीक है। अरेंजमेंट तो मैंने आपको बता दिया, अरेंज ही तो हो रहे हैं ये सारे के सारे, इसके कोफिशिएंट अरेंज कर दिए यहाँ पर, इसका एक्स वाला कोफिशिएंट अरेंज कर दिया। किस किस का अरेंजमेंट होती है, एलिमेंट की और फंक्शन की। एलिमेंट वाला मैंने कुछ देर पहले बताया था, अब ये फंक्शन की अरेंजमेंट है, ठीक है। अब विच कंसिस्ट, अब कंसिस्ट क्या करती है, मैट्रिक्स क्या कंसिस्ट करती है, विच इसके लिए है, मैट्रिक्स कंसिस्ट करती है रो एंड कॉलम, जैसे ये है तो विच कंसिस्ट रो, तो रो ये रही लिखा हुआ भी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड कॉलम, कॉलम क्या क्या होती है, वर्टिकल लाइन, ये क्या है वर्टिकल लाइन कॉलम। आई होप आपको समझ में आओ, ठीक है। अब हम बताएंगे इसके बारे में आगे, मैट्रिक्स में हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन कि मैट्रिक्स किस किस टाइप की होती है। आई होप आपको ये समझ में आओ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। चलो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे मैट्रिक्स को, ठीक है भाई। पहला आ गया आपका आउटर स्ट्रक्चर वाइज, आउटर स्ट्रक्चर वाइज। दूसरा होगा आपका इनर स्ट्रक्चर, एक करेंगे हम आउटर स्ट्रक्चर वाइज, एक करेंगे हम इनर स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। अब आउटर स्ट्रक्चर वाइज हम देखते हैं, देखो फर्स्ट क्या है आउटर स्ट्रक्चर वाइज, हम इनर बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आउटर करते हैं। फर्स्ट में क्या है, आर इक्वल टू सी, आर है आपका रो, सी क्या है कॉलम। जहाँ पर रो और कॉलम इक्वल हो, अगर रो और कॉलम इक्वल हो गई तो मतलब क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। रो और कॉलम इक्वल होगी तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपकी है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताता हूँ। रो और कॉलम इक्वल हो जाएंगी तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर वर्ग, जो हमने बचपन में पढ़ा था ज्योमेट्री में, स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। समझ में आया, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। इसको मैं लिखवा रहा नहीं हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया आपको, सेकंड क्या है आपका, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, पढ़ा था आपने रेक्टेंगल, आयत। ये क्या है, आयत। आयत ऐसा भी हो सकता है और आयत ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगी। इस मैट्रिक्स एग्जाम्पल लिख दूँ, 1 2 3 4। यहाँ रो भी दो हैं, रो आपकी दो हैं और कॉलम भी दो हैं, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या है आपका, देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो इसमें दो केस आएंगे, ठीक है भाई। देयर आर 2 केसेस, ठीक है भाई, 2 केसेस हो गए। अब पहला केसेस में क्या आ जाएगा आपका, ये इसमें आपको साफ दिख रहा है, रो कम है और लग रहा भी है ना कॉलम ज़्यादा है, तो उसमें क्या है, कॉलम ज़्यादा हो रो से। और इस वाले में आपकी रो ज़्यादा है, रो ज़्यादा हो कॉलम से। समझ में आया आपको, यहाँ 2 ही केस बनते हैं, ठीक है। अब 2 करा दिया, इनर का मैं बाद में बताऊंगा, पहले आउटर बताता हूँ, ठीक है। अब आउटर के पास ये हो गया। अब थर्ड आपका आ गया, इसी में इसका पार्ट है थर्ड, ठीक है, थर्ड इसका पार्ट है, ठीक है। अब बताता हूँ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट एक ही रो में होंगे, ठीक है। क्या होंगे, देयर आर ओनली वन रो, देयर आर ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स मतलब 1 रो बस। जैसे मैं एलिमेंट डालता हूँ 1 2 3 4 5 रो, फोर्थ आपका समझ में आ रहा है ना आपको, फोर्थ आपका कॉलम मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या जाएगी, देयर आर ओनली 1 कॉलम। कॉलम आप बना लो, मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहाँ बनाऊँ मैं, चलो यहाँ बनाता हूँ, यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान रखना एक ही कॉलम चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने आपको आउटर स्ट्रक्चर वाइज बता दिया, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको इनर स्ट्रक्चर वाइज। चलो ये हो गया, अब आपको इनर स्ट्रक्चर वाइज बताता हूँ। ये इसको मैं रफ कर देता हूँ, इनर स्ट्रक्चर वाइज। अब देखो इनर स्ट्रक्चर वाइज में क्या होना चाहिए, इट
मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रहे ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम इनर स्ट्रक्चर वाइज नहीं पढ़ पाएंगे। हमें क्या पढ़ना है? इनर स्ट्रक्चर वाइज। इनर के अंदर क्या होता है? अंदर मतलब एलिमेंट्स मैट्रिक्स ये है आपकी। तो आउटर मतलब रो और कॉलम की बात होगी, रो और कॉलम। इनर में क्या होगी? इसके अंदर के एलिमेंट की बात होगी। तो हम अंदर की बात करेंगे तो इनर स्ट्रक्चर वाइज। तो पहला आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है भाई, मैट्रिक्स। ठीक है, अब पहले मैं आपको क्लियर करा दूँ, ये आपका मैट्रिक्स है, एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा। तो ध्यान रहे हमें ये वाला डायगोनल लेना है। ये डायगोनल क्यों लेना है? क्योंकि ये क्या होता है? A11 A22 A33। और ये वाला डायगोनल क्या होता है? यहाँ क्या होगा आपका? A13 A22 A32। यहाँ सारे के सारे इक्वल हैं, तो हमको ये वाला डायगोनल लेना है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया हो। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पहले डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ए डायगोनल मैट्रिक्स वेयर नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ, ध्यान रहे स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मतलब रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो मैं बनाता हूँ 1 0 0 2 0 2 हो गया ये, फिर 0 फिर 0 3 ये 0। देखो दिख रहा है आपको? ये डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? वेयर नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। समझ में आ गया? पहला डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। फिर दूसरा आ गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है भाई, इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं, इस मैट्रिक्स को हम लिख क्या सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल 1 2 3। और मान लो मेरे पास आ गया ये, मेरे को मैट्रिक्स ये आ गया डायगोनल 2 3 मैट्रिक्स लिख के दिखाओ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बस डायगोनल की वैल्यू होनी चाहिए, बाकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा आपका? हाँ, ये भी स्क्वायर, इस बात तो इनर की चल रही है ना, तो इनर की ही चलेगी। स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या है? पहले डायगोनल आई, उसके बाद स्केलर आया। ठीक है, बता रहा हूँ मैं कैसे कैसे आ रहा है, क्योंकि डायगोनल इसका पार्ट, स्केलर इसका पार्ट है ना। और ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के। ये सारे किसके पार्ट है? स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में क्या आता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल या सेम। तो मैंने लिख दी मैट्रिक्स ये, बात डायगोनल की है तो देखते हैं। तो मैंने लिखता हूँ 2 2 2। समझ में आया? डायगोनल में क्या था? कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर में क्या है? सेम होना चाहिए। डायगोनल में क्या है? कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर में क्या है? सेम होना चाहिए। ये पार्ट किसका? ए का। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन होगी। अब पढ़ेंगे हम इसकी थर्ड पार्ट आपका आएगा। चलो मैं इसको बता देता हूँ, समझते रहना। ठीक है, थर्ड पार्ट, स्क्वायर के अंदर डायगोनल के अंदर स्केलर, इसके अंदर नीचे आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? ये भी डायगोनल का पार्ट है, मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं? इट इज ए पार्ट ऑफ किसका भाई? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। क्या होना चाहिए? 1 1 1 1। समझ में आया? डायगोनल में कुछ भी हो सकता था, स्क्वायर में सेम होना चाहिए, और आइडेंटिटी में इक्वल होने चाहिए। तीनों के तीनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं, सॉरी 1 होने चाहिए। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। ये सब 1 है, लिखा पड़ा आपका। क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। ठीक है,
अब इसका पार्ट आता है, चलो मैं इसका ऑर्डर बता दूँ। इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, IN। ठीक है, ये किस ऑर्डर की है, ये है आपकी I3, मतलब 3 रो 3 कॉलम। समझ में आया आपको, ज़्यादा समझ में आ गया। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसी का पार्ट आएगा। नल मैट्रिक्स भी इसी में आएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर। तो मैं इसके बाद रफ करता हूँ भाई। इतना हम कहाँ पढ़ रहे हैं, इनर में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आपको, इनर स्ट्रक्चर वाइज पढ़ रहे हैं। चलो 3 हो गया इनर में, अब हम पढ़ेंगे 4th। ठीक है, 3 के बाद 4th पढ़ेंगे। ठीक है, 4th क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर क्या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों एक साथ बताता हूँ मैं। ठीक है, अपर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सुनना ढंग से। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, लोअर ट्रायंगल के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0 होने चाहिए। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट मस्ट बी 0। ठीक है, नाम अपर होता है और काम किससे होता है, अपर से। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स मस्ट बी 0। समझाता हूँ मैं, ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर होनी चाहिए, पहले बताया था क्योंकि इनर पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मस्ट बी 0, तो मैं क्या बताता हूँ, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 0 हो गया, चलो 6 लिख दो आप यहाँ, 6 हो गया, ये आपका हो गया 0 0 0। ये मैंने बनाया ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगल है ना, तो अपर ट्रायंगल बना दिया। क्या बोला है इसमें, लोअर ट्रायंगल एलिमेंट मस्ट बी 0, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट मस्ट बी 0। ये ट्रायंगल अपर है। ठीक है, अपर के नीचे जितने भी एलिमेंट है सारे 0 होने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, AIJ इक्वल टू 0, जहाँ क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं 0, जहाँ I क्या है, बड़ा है J से। I सारे बड़े हैं जैसे, क्यों, क्योंकि ये A1 2 है, सॉरी ये क्या है 2 1 है, तो यही तो I होता है, ये J होता है, तो I बड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ तक आपको। अब बात आती है कि सर इनके बारे में कुछ कह सकते हैं। भाई डेफिनेशन देखो क्या है, डेफिनेशन में क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मतलब लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट 0 होने चाहिए, अपर के कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 2 0 0 0 3, ठीक है, फिर 0 0 0, ये बन गया आपका अपर ट्रायंगुलर। हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो इनसे मतलब है, इससे मतलब है। ऊपर वाले ट्रायंगल में कुछ भी आ जाए, लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट 0 ही होने चाहिए, लिखा पड़ा है। सिमिलर आपका चौथा के बाद 5th, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए भाई, आपका सेम डेफिनेशन है, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट मस्ट बी 0। ठीक है भाई, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट मस्ट बी 0। मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, बात चल रही है लोअर ट्रायंगल की, तो पहले हम लोअर ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है भाई, लोअर ट्रायंगल बनाते हैं। लिख देता हूँ मैं, चलो लिख देता हूँ 0 0 0, लिखा है ना, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट मस्ट बी 0, तो 0 होने चाहिए। अब मैं इसको सेट करता हूँ 1 2 3। ठीक है, मेरे को तो अब लोअर ट्रायंगुलर बनाना है ना, ये बन गया आपका लोअर ट्रायंगुलर, यहाँ 5 लिख दो, तो ये आपका लोअर ट्रायंगल बन गया। आपको इसके ऊपर के एलिमेंट 0 चाहिए थे, आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं AIJ इक्वल टू 0, यहाँ क्या होता है, J बड़ा होता है I से। समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद पढ़ेंगे, अब एक और रह गया हमारा नल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, वो इसका पार्ट नहीं है, वो सिर्फ अलग ही है, उसको आप अलग ले लो। ठीक है, एक आपका आ गया नल मैट्रिक्स और आपका इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आप नोट डाल के लिख दो, नल मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट आर 0, स्क्वायर हो डायगोनल हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आपका, 0 0 0। यहाँ जरूरी नहीं आप स्क्वायर मैट्रिक्स लो,
या आपने रेक्टेंगल लेट ली, लो अब स्क्वायर ले लो। लोअर ट्रायंगल का एलिमेंट 0 होने चाहिए। फिर आता है आपका एक और नोट, उसमें क्या पढ़ना है हमको, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपको। टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल देयर, देखो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, ठीक है, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, तो ध्यान रखना आपको, क्या लिखोगे, टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल टू आर इक्वल लिख दो, ठीक है, आर इक्वल इफ देयर corresponding elements आर इक्वल, ठीक है भाई, एलिमेंट्स आर इक्वल। अब इसके बारे में समझाता हूँ मैं। देखो भाई, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वल होंगी, पर उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। मैंने बोल दिया आपसे, मेरे को एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता क्योंकि ये वेरिएबल है, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ भी मैंने लिख दिया 3 2 और यहाँ 2 3। इसका ऑर्डर क्या है, 1 2, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। इसका कोई भी एक एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख लो, इसका ये एलिमेंट, इसका ये एलिमेंट, ठीक है, मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट, सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट इक्वल है, ऑर्डर भी सेम है, तो ये दो मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, इक्वल मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2। आई होप आपको समझ में आओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे 3.1 एक्सरसाइज।